नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 12। जी हाँ, सेट नंबर 12 कर रहे हैं हम इस सीरीज का यूजीसी नेट मिशन 2020 का, जहां पर हम हर रोज 10 MCQs और इसके इजी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और अभी तक हमने 11 सेट कर लिए हैं, अराउंड 110 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और पिछले 2-3 सेट जो थे वो स्पेसिफिकली मैंने किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे किए थे, जैसे सेंसस का हमने एक एडिशन किया है और उसके बाद मिनरल रिसोर्सेज का भी हमने एक एडिशन किया है, जहां पर हमने लेटेस्ट डेटा के बारे में बात की है। तो आज का जो सेट 12 है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं ओशनोग्राफी के बारे में। ओशनोग्राफी का एडिशन है और यहाँ पे आपको मिलेंगे ओशनोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अगर आपको पुराने सेट देखने हैं तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या वीडियो के एंड में जाके जो मैं एंड स्क्रीन लगाता हूँ वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप सारे जो हैं क्वेश्चन जो हैं वो देख सकते हैं और इन सबके आपको PDF भी मिल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं अकेडमी पर, KVEDU पर मोर देन 2 years का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे सोशल हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये बात कर रहा हूँ मैं टेलीग्राम चैनल के बारे में। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। यहाँ पर ज्योग्राफी के अलावा पेपर 1 भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग इस सीरीज का यूजीसी नेट मिशन 2020 जो है वो सितंबर अटेम्प्ट और आपके दिसंबर अटेम्प्ट दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर जो भी हम 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसके जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उसका आपको PDF मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इसको ज्वाइन जरूर करें इस चैनल DP के साथ। इसके अलावा हम लोग करते हैं रोज एक रिडल्स, और रिडल्स में अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको हमारा इंटरेक्टिव ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर आप टास्क दे सकते हैं, टास्क कर सकते हैं। अगर आप जवाब देंगे तो आप इस वीडियो में फीचर भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर मैसेज करेंगे। और अगर आपको ये PDF का फायदा उठाना है और जितने भी अपडेट्स आते हैं हमारे स्टडी चैनल से रिलेटेड तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। शुभेंदु नेट ज्योग्राफी इसका नाम है, ये इसकी चैनल DP है। ऑलराइट, सो हमारे वीडियो के एलिमेंट्स क्या क्या रहते हैं आप जानते हैं। रिडल्स का अनाउंसमेंट होता है, रिडल्स को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ और जो सही जवाब देता है या गलत भी देता है उसको यहाँ पे मैं उनका नाम बताता हूँ। और वीडियो के एंड में मिलता है आपको क्वेश्चन ऑफ द डे, और एक हमने रिक्वेस्टेड क्वेश्चन का भी विंडो स्टार्ट किया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज करिए टेलीग्राम पे, और फिर इसको हम यहाँ पर अगर वो वर्थ होगा, समझाने लायक होगा तो यहाँ पर उसको जरूर समझाएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें, यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्वेश्चन ऑफ द डे। ऑलराइट, तो आज सुबह हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जो हमारा इंटरेक्टिव ग्रुप है, उसके अंदर मैंने ये रिडल पोस्ट की थी और यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है। ये कुछ कोरल रीफ की पिक्चर है और क्वेश्चन है कि भाई आइडेंटिफाई करो किस तरह का ये कोरल रीफ है। तो इसके 4 ऑप्शन है, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और सी एटॉल रीफ और नन ऑफ दीस। तो काफ़ी सारे लोगों ने इसका आंसर दिया है एटॉल। ठीक है, तो इससे मुझे लगा कि मैंने रिस्पॉन्सेज देखे आप लोगों के, मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन है रीफ को लेके। देखो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि कोई आइसोलेटेड आइलैंड नहीं है, ये पूरा लैंड मास चल रहा है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक। और यहाँ पे मुझे कोई सर्कुलर शेप भी देखने को नहीं मिल रहा है, ये कोई सर्कुलर शेप नहीं है, ये सेमी सर्कुलर हो सकता है, सर्कुलर रिंग शेप यहाँ पे मुझे कहीं देखने को नहीं मिल रहा, तो एटॉल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, बैरियर का नॉर्मली जो शेप होता है वो लीनियर होता है, लीनियर शेप होता है, यानी कि सीधा सीधा चलता है बैरियर, पैरेलल चलता है। ठीक है, इसका आंसर है फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, फ्रिंजिंग रीफ क्यों है, यहाँ पे आप देखोगे 3 तरह के रीफ होते हैं। देखो फ्रिंजिंग रीफ वो होते हैं जो आपके, ये देखो ये कोरल रीफ नहीं है, ये कोरल रीफ है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करूं, जूम इन करूं, ये जो है ये दिस इज योर कोरल रीफ। ये तो थोड़े बहुत आपको शैलो वाटर्स लगून देखने को मिल रहे हैं। जो कोरल रीफ बिल्कुल लैंड एरिया से चिपके हुए होते हैं, ठीक है, ये लैंड एरिया आपका देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक लैंड एरिया है, ये पूरे यहाँ से अगर आप चिपके हुए हैं, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट भी करके बताता हूँ। ये देखो ये पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बिल्कुल लैंड एरिया से चिपक के जो चल रहे हैं रीफ, उसको हम कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्रिंजिंग रीफ है, ये देखो बिल्कुल लैंड एरिया से चिपका हुआ है। ठीक है, इस तरह के रीफ को कहा जाता है फ्रिंजिंग रीफ। ये बॉटम से उठते हैं और ये बिल्कुल कॉन्टिनेंटल कोस्ट से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं और इनका एक्सपेंशन जो होता है वो सीवर्ड साइड होता है। ठीक है, ये पहली स्टेज होती है फ्रिंजिंग रीफ जो होता है, वो फ्रिंजिंग रीफ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीफ है। उसके बाद आता है बैरियर रीफ। बैरियर का मतलब ये है कि भाई एक बैरियर आ गया बीच में मेन सी और आपके लगून्स के बीच में। तो जब बैरियर रीफ बनते हैं तो वो बेसिकली कोस्ट से थोड़ा दूर बनेंगे। देखो ये कोस्टल, ये जो लैंड एरिया है उससे थोड़ा दूर बनेंगे, और जो ये बीच का जो एरिया है इसे हम कहते हैं लगून्स। यानी कि जो बैरियर रीफ होते हैं, पहली बात वो कोस्ट से थोड़ा दूर होते हैं। ठीक है, वो कंपैरेटिवली लीनियर होते हैं। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया को, वो बिल्कुल लीनियर पैरेलल चल रहा है। ठीक है, और मेन लैंड और रीफ के बीच में एक लगून होता है। इस तरह से जो शैलो वाटर्स बनते हैं उसको हम लगून कहते हैं, जो मेन ओशन को छोड़ रहा है। ठीक है, तो ये बैरियर रीफ हो गया। उसके बाद आता है एटॉल। एटॉल बेसिकली एक कंप्लीटली रिंग शेप टाइप होता है, जिसके बीच में कोई भी लैंड एरिया नहीं होता। ये बात को ध्यान रखनी है, यानी कि कोई एक लगून है, उसको जब पूरे चारों तरफ से किसी ने घेर लिया है, किसी कोरल रीफ ने घेर लिया, तो उस तरह की रीफ को हम एटॉल रीफ कहते हैं। ये बात को ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंड एरिया मौजूद है। देखो ये लैंड एरिया मौजूद है, तो ये एटॉल तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद बैरियर रीफ की अगर हम बात करें, अगर ये रीफ यहाँ होती, ठीक है, ये रीफ अगर यहाँ होती तो ये बैरियर रीफ कहलाता। ये कोरल रीफ बेसिकली हम यहाँ पे देखो बिल्कुल लैंड से चिपकी हुई है। ठीक है, तो ये जो है वो फ्रिंजिंग रीफ है, क्योंकि वो लैंड से चिपकी हुई है, दूर नहीं है। अगर ये रीफ यहाँ कहीं होती
ठीक है, यहाँ कहीं होती है रीफ, तो फिर हम इसको बोलते हैं कि ये बैरियर रीफ है। और नॉर्मली बैरियर रीफ जो होती है वो नॉर्मली सर्कुलर शेप के अंदर नहीं होती, नॉर्मली वो कोस्ट से पैरेलल चलती है। ठीक है, सर्कुलर शेप जो होता है वो केवल और केवल एटॉल रीफ का होता है, ये बात को ध्यान रखती है। और मोस्ट कॉमन जो है वो फ्रिंजिंग रीफ है, इसका आंसर जो है वो फ्रिंजिंग रीफ है, ये बात को ध्यान रखनी है। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एटॉल जो होते हैं वो नॉर्मली मेन लैंड से, कोस्ट से काफी दूर होते हैं, काफी ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, यानी कि वो आइसोलेटेड होते हैं। यहाँ पे कोई आइसोलेशन भी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, ये पूरा मेन लैंड देखो यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। ठीक है, और बैरियर रीफ मैंने आपको बता ही दिया, थोड़ा सा दूर होते हैं कोस्ट से वो, तो इसका आंसर है फ्रिंजिंग रीफ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। काफी सारे लोगों ने या तो बैरियर कहा है या एटॉल कहा है। देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है, तो देखो उसका आंसर है बी। और सी किन किन लोगों ने दिया है, देखो पल्लवी ने गलत दिया, महिमा ने गलत दिया है, सुशोभना ने गलत दिया है, मेघा ने बिल्कुल सही दिया है, रतन ने गलत दिया है, उसके बाद नबिन ने गलत दिया है, महिमा ने कहा है ये लगून के बीच में है तो शायद सी होना चाहिए, ये गलत है। उसके बाद तन्मय मेहता ने गलत दिया है, पिंटू दे ने बी कहा है, बी इज द राइट आंसर फ्रिंजिंग रीफ। उसके बाद जया मिश्रा ने एटॉल कहा है, मिनी रस्तोगी ने एटॉल कहा है, शुभजीत ने भी ए कहा है बैरियर रीफ नहीं है ये, मनीषा ने बी कहा है, ये सही है, सोहेल खान ने सही कहा है, लक्ष्मी ने सही कहा है, रजनी ने गलत कहा है, सपना ने गलत कहा है, और आलिया ने भी गलत कहा है, ज्योति चक्रवर्ती और श्वेता ने भी गलत कहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई क्या डिफरेंस होता है तीन तरह की रीफ के अंदर। फ्रिंजिंग रीफ जो होते हैं वो मेन लैंड से बिल्कुल अटैच्ड होते हैं, ग्राउंड से उठते हैं, उनका सीवर्ड एक्सपेंशन होता है, मोस्ट कॉमन टाइप के हैं। पर जब मेन लैंड और मेन ओशन के बीच में एक लगून आ जाता है और उस लगून के पैरेलल जब कुछ चीजें, जब कोई रीफ चल रहा है तो उसको हम बैरियर रीफ कहते हैं। दिस रीफ एक्ट लाइक अ बैरियर टू द मेन लैंड। ठीक है, मेन लैंड को वो ओपन सी से बचा रहे हैं तो वो एक बैरियर की तरह बन जाते हैं, लीनियर शेप इनका होता है। बेस्ट एग्जांपल इसका है ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपके ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के टाइम में। उसके बाद एक होता है एटॉल, जो एक कंप्लीटली सर्कुलर शेप होता है, बीच में कोई मेन लैंड नहीं होता और बीच में कोई आइलैंड नहीं होता या कोई लैंडमास नहीं होता, गोल शेप का होता है और वो मेन लैंड से काफी दूर होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो है वो तीन तरह के होते हैं और इसमें थ्योरी भी दे रखी है अलग अलग टाइप की, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम करने वाले हैं 10 क्वेश्चन ओशिनोग्राफी के। फॉर्मेट वही रहेगा, क्वेश्चन आएगा, मैं इसको पढ़ दूंगा आपके लोगों के लिए, उसके बाद टाइमर चलेगा, टाइमर खत्म होने के बाद मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा और टाइमर के अंदर ही आपको जवाब देना है। ऑल द बेस्ट। पहला क्वेश्चन आ रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑल द कोरल रीफ बिगन एज फ्रिंजिंग रीफ अराउंड एन इनलैंड। इसका आइलैंड होगा बेसिकली ये, या इनलैंड जो भी है, पर आप समझ जाएंगे। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, बताइए ये किसने कहा है, कौन सी थ्योरी के अंदर हमें देखने को मिलता है। ऑल द कोरल रीफ बिगैन एज फ्रिंजिंग रीफ, यानी कि पहली स्टेज में फ्रिंजिंग रीफ बनता है, ये कौन सी थ्योरी कह रही है? डेली की है या डार्विन की है? बताइए किसकी है। ऑलराइट, समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर है डी, डार्विन की सब्सिडेंस थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और वो ये बताती है कि भाई जो यहाँ पे आप देखोगे तीन तरह की स्टेजेस बताई है डार्विन ने कोरल रीफ के फॉर्मेशन के अंदर। वो बोलते हैं कि सबसे पहले एक लैंड एरिया है या कि लैंड मास है या कोई एक वॉल्केनिक आइलैंड है, उससे बिल्कुल जो चिपके हुए रीफ होते हैं वो फ्रिंजिंग रीफ है। ये जमीन से उठते हैं और ये बिल्कुल चिपके हुए होते हैं लैंड एरिया से, इनका सीवर्ड एक्सपेंशन होता है। जब इस वॉल्केनिक आइलैंड का जब सब्सिडेंस होता है, सब्सिडेंस होने की वजह से क्या होता है कि भाई मेन लैंड एरिया और ओपन सी के बीच में एक लगून बन गया। देखो इस तरह का लगून बन जाता है। देखिए अभी यहां पर कोई लगून नहीं है, देखो आप यहां पे, लेकिन यहां पे लगून मिल जाएगा। ये ओपन सी है, अभी इस स्टेज के अंदर कोई जो है वो लगून नहीं है। जैसे सेकंड स्टेज आती है बैरियर रीफ वाली, तो देखो ये ओपन सी हो गया और ये जो हो गया आपका लगून हो गया। तो इस लगून को जो एनसर्कल कर रहे हैं वो होते हैं बैरियर रीफ एंड दे एक्ट लाइक अ बैरियर, और ये कोस्ट से यानी कि इस मेन लैंड से थोड़े दूर होते हैं। उसके बाद आते हैं जब और सब्सिडेंस होता है, ये लैंड एरिया जो है जब नीचे चला जाता है, कंप्लीटली जो है वो पानी के नीचे चला जाता है, तो इस तरह से जो होता है एक लगून बन जाता है, कंप्लीटली एक लगून बन जाता है। तो उसके चारों तरफ जो भी जो कोरल रीफ बन रहे हैं वो एटॉल्स हैं, ये कोस्ट से बिल्कुल दूर होते हैं, बीच में ये बिल्कुल खाली होता है, यहाँ पे कोई लैंड एरिया नहीं होता है। इस तरह से होता है, सब्सिडेंस होता है। सब्सिडेंस होते होते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रिंजिंग रीफ से एक रीफ जो है वो एटॉल रीफ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। यही बताया है आपके डार्विन ने उसके सब्सिडेंस थ्योरी के अंदर। सब्सिडेंस का मतलब ये है कि इसके अंदर लैंड एरिया सब्साइड हो रहा है और फिर सब्सिडेंस की वजह से अलग अलग टाइप के रीफ बन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। ओवर द पास्ट सेंचुरी द वर्ल्ड सी लेवल हैज राइजन अराउंड। बताइए जो एक अब शतक बोल सकते हैं इसको, एक सेंचुरी बोल सकते हैं, उसके अंदर क्या हुआ है, वर्ल्ड सी लेवल जो है वो कितना राइज हुआ है, बताइए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समय समाप्त होता है। ये पूछा है कि भाई ओवर द पास्ट सेंचुरी यानी कि 100 साल के अंदर वर्ल्ड का सी लेवल कितना बड़ा है, तो वो अराउंड मान के चलिए 6 से 7 इंच बड़ा है। और 6 से 7 इंच का जो अगर आप कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में तो वो 16 सेंटीमीटर होता है। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो आपको इंचेस के अंदर भी ध्यान रखना है, 6 to 7 इंचेस और 16 सेंटीमीटर। ये इसका सही आंसर है, 16 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग मरीन फीचर इज नॉट सपोर्टिंग फॉर द स्पीडी ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ। बताइए इनमें से कौन सा
कोरल रीफ के ग्रोथ के अंदर सपोर्ट नहीं करता है? बताइए। टाइमर स्टार्ट कर चुका हूं मैं, बताइए। ABCD। कमेंट कीजिए फटाफट से। ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और इजी क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, समझ समाप्त होता है और इसका सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर होगा क्योंकि जो नियर टू द स्मॉल चैनल, ठीक है, जो एक चैनल होता है वो जो है कोई भी कोरल रीफ के ग्रोथ के लिए जो है वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि चैनल जो है वहां पर नॉर्मली जो है शिप्स का और क्रूज व्हीकल्स का या कार्गोस का मूवमेंट होता रहता है नॉर्मली चैनल के अंदर, और वहां का पानी भी इतना साफ नहीं होता है और वहां पे डिस्टर्बेंस होता है। कोरल रीफ को जो चाहिए, कोरल रीफ जो है वो बहुत सेंसिटिव जो होते हैं अपने ग्रोथ के लिए, उनको फिक्स टेम्परेचर चाहिए होता है और वो फिक्स लोकेशन भी पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर। और दूसरी बात, वहां का पानी बहुत साफ होना चाहिए, वहां पे टर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि पानी छिछला या गंदा नहीं होना चाहिए। ये इसके कारण होते हैं। तो एक स्मॉल चैनल के आसपास जो होंगे कोरल रीफ नहीं बनेंगे, क्योंकि वहां पे पानी का डिस्टर्बेंस भी बहुत रहता है, पानी गंदा भी बहुत होता है और वहां पे डिस्टर्बेंस रहता है। इसी वजह से जो कोरल रीफ वहां पे नहीं हो पाएंगे। तो बी इज द राइट आंसर, नॉट सपोर्टिंग पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग बेस हैज द हाईएस्ट टाइड्स इन द वर्ल्ड? बताइए कौन सी बे के अंदर सबसे ऊंची हमें टाइड्स देखने को मिलती है? बताइए। कमेंट कीजिए फटाफट से, इजी क्वेश्चन है। ऑलराइट, समय समाप्त होता है और इसका सही आंसर है बी, बे ऑफ फंडी। बे ऑफ फंडी जो है वो कनाडा के अंदर है और यहाँ पर इसका शेप की वजह से जब पानी अंदर आता है, हाई टाइड जब आती है तो उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाती है और अराउंड 50 फीट तक इसकी हाइट चली जाती है। और टाइड्स के इंटेंसिटी में बहुत बड़ा रोल होता है द शेप ऑफ द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन अगर जितनी कर्वेचर होगी उसके अंदर, उतना ज़्यादा जो होगा टाइड्स जो है वो ज़्यादा ऊपर हाइट्स पर जाएंगी। इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, स्पीड ऑफ करंट होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो बे ऑफ फंडी जो है वहां पर सबसे ऊंची टाइड आती है दुनिया में, 50 फीट तक आती है। ये बात को ध्यान रखना है। ये इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं कनाडा के यहाँ पर, इस तरफ ये कनाडा है और इसके यहाँ पर जो है वो बे ऑफ फंडी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? बताइए इनमें से क्या सही मैच है? बताइए। ABCD कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समय समाप्त होता है और इसका सही आंसर है डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि इनमें से कोई भी सही मैच नहीं है। इक्विलिब्रियम थ्योरी दी है आइजैक न्यूटन ने, स्टेशनरी थ्योरी दी है आर ए हैरिस ने और प्रोग्रेसिव थ्योरी दी है विलियम वेवेल ने। ये सारी जो है वो ओरिजिन ऑफ टाइड्स की थ्योरी है और इनमें से कोई भी करेक्टली मैच नहीं है। ये बात को ध्यान रखनी है। प्रोग्रेसिव थ्योरी जो है वो विलियम वेवेल ने दी है, स्टेशनरी थ्योरी दी है वो हैरिस ने दी है और इक्विलिब्रियम थ्योरी जो है वो आइजैक न्यूटन ने दी है। इसलिए कोई भी करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी मैं मिसकंसेप्शन हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 होगा गाइस ये शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, आदर्शन बोलता है कि भाई मून प्रोड्यूसेस द ग्रेटर परसेंटेज ऑफ द अर्थ टाइड्स देन द सन, और रीजन दे रखा है इसका द सन इज क्लोजर टू अर्थ देन द मून। बताइए क्या होगा इसका आंसर? मून प्रोड्यूसेस ग्रेटर परसेंटेज ऑफ द अर्थ टाइड देन द सन एंड द सन इज क्लोजर टू द अर्थ देन द मून। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? आदर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि लगाइए, आ जाएगा आंसर। ऑलराइट, समय समाप्त होता है और इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, मून प्रोड्यूसेस द ग्रेटर परसेंटेज ऑफ द अर्थ टाइड देन द सन, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो इसका रीजन दे रखा है द सन इज क्लोजर टू द अर्थ देन द मून, ये गलत है। जो क्लोजर हमारे है वो मून है, सन नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए टाइड्स के जनरेशन के अंदर, ऑल दो सन का शेप बहुत बड़ा है, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्राइम है फॉर द जनरेशन ऑफ टाइड्स ऑन द अर्थ। इसका आंसर होगा 3, A is true, R is false। यहाँ पे आप देखोगे डिस्टेंस अगर आप देखें, देखो अर्थ और मून का डिस्टेंस जो है वो करीब करीब तकरीबन मान के चलिए 3,85,000 किलोमीटर है अर्थ और मून का डिस्टेंस। लेकिन अगर हम बात करें अर्थ और सन के डिस्टेंस के बारे में तो वो 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो आप देख सकते हैं, तो डिस्टेंस तो वैसे ही अलग अलग हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो इनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किस तरह की टाइड बनती है, 2 तरह की टाइड बनती है, एक स्प्रिंग टाइड, एक नीट टाइड। स्प्रिंग टाइड जो होती है वो बाई वीकली होती है, नीट टाइड भी बाई वीकली होती है, लेकिन पोजिशन का फर्क है। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, सन मून एंड द अर्थ जो होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आ जाते हैं, और नीव टाइड के अंदर क्या होता है, सन मून और अर्थ जो होते हैं वो राइट एंगल के अंदर होते हैं। यहाँ पर अगर अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ किस तरह से राइट एंगल बन रहा है। इस तरह से देखो, ये राइट एंगल बन रहा है यहाँ पर, और ये राइट एंगल बनेगा। जब राइट एंगल बनेगा तो आती है नीव टाइड्स, और जब ये स्ट्रेट लाइन के अंदर लीनियर है तो बनती है स्प्रिंग टाइड्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर इज फेवरेबल फॉर द जनरेशन ऑफ कोरल रीफ? बताइए क्या होगा?
इनमें से क्या सही है फॉर द कोरल रीफ जनरेशन? कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समय समाप्त होता है और इसका सही आंसर है ए, एटलीस्ट आपको 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है फॉर द कोरल रीफ जनरेशन। जैसा कि मैंने कहा कि भाई कोरल रीफ जो है वो एक ट्रॉपिकल वाटर्स में पाए जाते हैं और ट्रॉपिकल वाटर का टेम्परेचर जो होता है वो 20 से 30 डिग्री या 35 डिग्री तक होता है और यही जो है टेम्परेचर उनको चाहिए होता है। और इसीलिए कहा जाता है अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो अगर 1 से 2 डिग्री का टेम्परेचर भी बढ़ गया तो वो कोरल रीफ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, सैलिनिटी बढ़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो है। तो एटलीस्ट 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है कोरल रीफ को उनकी पैदावार के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। एक इसके अंदर क्वेश्चन मिसिंग लग रहा है मुझे, डायरेक्टली हम 5th से 7th पर आ गए हैं, तो वो एक आप मान सकते हैं कि एक टाइपो हो गया है शायद, या जो भी हो गया है मान के चलें। पर बहरहाल क्वेश्चन 9 करते हैं हम। द ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी ऑफ कोरल रीफ रिलेटेड टू द कोरल रीफ वॉज प्रोफाउंडेड बाय, बताइए द ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी जो है वो किसने दी है, बताइए। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आता है ये। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय समाप्त होता है और इसका सही आंसर है डेली। डेली ने दी है ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी और डार्विन ने दी है सब्सिडेंस थ्योरी। ये बार आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। वैसे तो ये सेकंड लास्ट हो गया क्योंकि एक क्वेश्चन मिस आउट हो गया शायद हमसे, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 10 है मैच द फॉलोइंग का। यहाँ पर दे रखा है ओशन और यहाँ पे दे रखे हैं करंट्स और आपको उनको मैच करना है। कोड यहाँ पे दे रखे हैं, बताइए क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, इसमें बस की पॉइंट्स देखना, उनको मिलाओ और आंसर बताओ। 1 2 3 4 क्या होगा। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय समाप्त होता है, इसको मैच करते हैं। देखो इंडियन ओशन के अंदर जो है वो मानसूनल ड्रिफ्ट है यानी कि A3 हो गया मेरा। उसके बाद नॉर्थ पैसिफिक के अंदर होता है कुरोशियो करंट यानी कि मेरा B2 हो गया, A3 B2। साउथ पैसिफिक के अंदर होता है एल नीनो यानी कि C1 हो गया और अटलांटिक के अंदर है हमारा गल्फ स्ट्रीम जो हो गया हमारा D4। तो इसका 2 इसका सही आंसर होगा। इंडियन ओशन मानसूनल ड्रिफ्ट, नॉर्थ पैसिफिक कुरोशियो करंट जो एक वार्म करंट है, साउथ पैसिफिक एल नीनो जो साउथ पैसिफिक में देखने को मिलता है एल नीनो, और अटलांटिक के अंदर देखने को मिलता है हमें गल्फ स्ट्रीम। तो ये हमने कर लिए हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू ओशनोग्राफी और मे बी शायद इसका मैं सेकंड एडिशन लेकर आऊंगा, कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये कोरल रीफ जो है वो क्लियर हो गया होगा कि भाई फ्रिंजिंग रीफ कैसी होती है, बैरियर रीफ कैसी होती है और एटॉल रीफ कैसी होती है। एटॉल रीफ जो है वो बिल्कुल मेनलैंड से काफ़ी दूर है और उसके सेंटर में नॉर्मली कोई लैंडमास नहीं होता और उसका एक गोल शेप हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बैरियर रीफ जो है वो नॉर्मली लीनियर शेप की होती है यानी कि वो स्ट्रेट चलती है और मेनलैंड और बैरियर रीफ के बीच में लगून्स होते हैं, ठीक है। और जो फ्रिंजिंग रीफ है उसके बीच में कोई लगून नहीं होता, वो बिल्कुल चिपके हुए होते हैं मेनलैंड से, यानी कि कोस्टल एरिया से वो बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। उनका जो ग्रोथ है वो टॉप से अपवर्ड होता है और सीवर्ड इनका एक्सपेंशन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आज का क्वेश्चन जो था रिडल वाला उसमें काफी सारे लोग कंफ्यूज हुए हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। उससे पहले बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इसमें मैंने पूछा था कि भाई विच अमंग द फॉलोइंग एजेंसी इज नॉट इन्वॉल्व इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। कौन से इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका सही आंसर है भारत कॉपर माइंस लिमिटेड। ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ये बेसिकली हिंदुस्तान कॉपर माइंस लिमिटेड है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये इसका सही आंसर है डी। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, लाइव चैट में कोई नहीं देगा। क्वेश्चन है, इसको आप 10th क्वेश्चन मान सकते हैं, तो 10 क्वेश्चन तो हमने करे ही करें, इसको आप 10वां क्वेश्चन मान लीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर इज द प्रोपोनेंट ऑफ द टर्बुलेंट करंट थ्योरी ऑन द ओरिजिन ऑफ सबमरीन कैनन्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा ज्योग्राफर जो है वो टर्बुलेंट करंट थ्योरी से जुड़े हुए हैं और ABCD दे रखा है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। इस पूरे वीडियो का आपको मिल जाएगा PDF इस चैनल पर, शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। इसको ज्वाइन कर लीजिए। रिडल्स करना चाहते हैं आज की तरह तो हमें ज्वाइन करें, इस नंबर पे मैसेज करेंगे और आपको हम ज्वाइन कर लेंगे। ये चैनल बिल्कुल ज्वाइन करें। और हमारा बैच चल रहा है एज आई ऑलवेज से, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं इस यूनिसिनेट एग्जामिनेशन का, उसके बाद ज्वाइन करेंगे, और कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाईलाइट्स हमारी ये है कि भाई 10 के 10 यूनिट्स का कवरेज है। कोई लाइव आपको आने की जरूरत नहीं है, कोई हाई स्पीड डेटा नहीं चाहिए, डेटा बचाने की जरूरत नहीं है। वीडियोस आप कितने बार भी देखिए, प्ले पॉज करिए और टिल दिसंबर 2020 आप ये वीडियोस देख सकते हैं। साथ में मिल रहा है PDF मटेरियल जो आपको असिस्ट करेगा, जो भी मैंने पढ़ाया है, और उसके बाद आपको मिल रहा है मॉक टेस्ट सीरीज और वीकली आपका रिवीजन भी हो रहा है। और पेमेंट के अंदर मैंने रखी है इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गूगल फॉर्म, उसको फिलअप कर सकते हैं और फिर आपको कॉल आ जाएगा या आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। और एक डेमो लेक्चर मैंने दे रखा है जिससे आपको पता पड़ेगा कि भाई टीचिंग किस तरह से होगी। लिंक पे क्लिक करें, गूगल ड्राइव पे खुलेगा और आपका एक डेमो लेक्चर तैयार हो जाएगा फ्री के अंदर।
अंदर एक मॉडल हमने कर रखा है उसके अंदर, तो जरूर करें, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने किया भी है और ट्रस्ट दिखाया है मेरे पे, तो आप भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना है गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा के रखेंगे और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गूगल फॉर्म, उसको फिलअप कर सकते हैं और डेमो लेक्चर जरूर देखें। जो भी नए लर्नर्स हैं उसको डेमो लेक्चर जरूर देखें, एक अपना मॉडल कवर करें फ्री के अंदर। इस वीडियो में इतना है दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं द नेक्स्ट वन।